हेल्थ एंड हाइजीन एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट इज बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीनेजर्स में आफ्टर द एज ऑफ 12 हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, बट बाय द टाइम एज अ स्टूडेंट और एज अ चाइल्ड आप इस बात को समझ पाते हैं जब तक आप अपने पेरेंट्स को या किसी मेडिकल एक्सपर्ट को कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, तब तक करेक्शन से हम दूर होकर ट्रीटमेंट वाले पोस्चर पर आ चुके होते हैं, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिसन टू योर बॉडी, हाउ टू चेक योर बॉडी, हाउ टू एनालाइज योर बॉडी वेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आपने नोटिस किया होगा जब डे 1 पे अगर पीरियड्स आए थे और आपके पेरेंट्स ने आपको पहले से अवेयर नहीं किया होगा, तो फॉर मी मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पीरियड्स आए तो मेरी मम्मा ने मुझे नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने उसके कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी जिसमें एक्टर के मुंह से ब्लड आता है, उसको कैंसर होता है। तो आई थॉट लाइक कि मुझे तो कैंसर हो गया एंड आई एम अबाउट टू डाई। और मैं मेरी कज़न के घर पे थी, तो मैंने मेरी मम्मा को तो नहीं बताया कि मम्मी दुखी हो जाएगी कि मेरी बेटी मरने वाली है। मैंने मेरी कज़न को बोला कि दीदी मैं तो मरने वाली हूँ और आप ना मुझे जल्दी से कुल्फ़ी खिला दो, क्योंकि मेरे को बचपन से कुल्फ़ी खाना मना था टॉन्सिल के कारण। तो मुझे कुल्फ़ी खिला दो, अगर मैंने कुल्फ़ी नहीं खाई और मैं मर गई तो क्या होगा? तो दीदी आस्क मी क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे तुमको कुल्फ़ी क्यों खाना है? ऐसे मुझे ना ब्लड आ रहा है और मैं ना मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर हो गया है। तो फिर दीदी ने हंसना शुरू किया फॉर श्योर, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मेरी मम्मा तक बात पहुंची। तो दिस वाज द वेरी सिंपल थिंग जो मेरे पेरेंट्स को मुझे बताना चाहिए था, बट दैट टाइम सिचुएशन डिफरेंट था। टॉकिंग अबाउट सम 30 इयर्स बैक, तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। बट आज के सिनेरियो में आपको पेरेंट्स पहले से गाइड करते हैं। पीरियड्स एक कॉमन टॉक है जिसके बारे में घर में अब ओपन बात हो चुकी है, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, जिसके बारे में अभी पेरेंट्स के लेवल पे ही बात शुरू नहीं हुई है। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल फिजिक, योर फिगर, योर बॉडी लैंग्वेज, एंड हाइजीन इन टर्म्स ऑफ योर हॉर्मोन्स, जिसको आप पीरियड्स के नाम से इजीली जानते हैं। ठीक है, तो विल बी कवरिंग अप हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इसमें 3 टॉपिक्स मेन कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर पोस्चर, सेकेंड वन इज योर स्ट्रेस, एंड थर्ड अबाउट योर हॉर्मोन्स। किसी को पता है पोस्चर किसको कहते हैं? एनीबॉडी? इफ यू आर नोइंग पोस्चर के बारे में कोई भी शब्द किसी ने सुना है? पोस्चर कोई वर्ड सुना है कभी? किसने सुना है? मास्क में आधे से ज्यादा बच्चों को मैं जानती हूँ, बट शायद मास्क में नाम नहीं पहचान पाऊंगी। यस प्लीज। केशवी ना? यस, पोस्चर क्या होता है बच्चे? It would be like body posture. Yeah, body posture, very nice. Yes, Arya? The way of sitting. Very nice, the way of sitting. Anything else? Posture? Yes, please. Position. Position, very nice. हम अब सारे वर्ड्स को accumulate करके एक डेफिनेशन बनाते हैं। Posture is position of the body while sitting, standing, lying down. Posture का मतलब होता है हमारे शरीर का appearance in the environment. Like I am standing, तो ये मेरा स्टैंडिंग पोस्चर है। आप लोग बैठे हैं, ये आपका सिटिंग पोस्चर है। तो पोस्चर में खास बात क्या? सभी करते हैं, खड़े होंगे, बैठेंगे, चलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अगर इंसान जिंदा है तो वो कुछ का कुछ तो करेगा। इनफैक्ट मरने तक भी लेटा हुआ है तो कुछ तो कर रहा है। तो पोस्चर इज ऑलवेज प्रेजेंटेशन ऑफ योर बॉडी इन द सराउंडिंग। बट हम पोस्चर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पोस्चर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। अगर आप तरीके से बैठे हुए हैं, सही तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को 80% तक अपने आप से दूर रख सकते हैं। लाइक आप में से ज्यादातर पेरेंट्स, आपने सभी ने अपने पेरेंट्स से मुझसे सुना होगा आज गर्दन दुख रही है, आज कमर दुख रही है। शायद आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होता होगा कि कुछ काम के बाद नेक में पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, राइट? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया नेक पेन, बैक पेन? ओके, वी हैव सम 25 to 30% ऑफ स्टूडेंट्स। आपकी अभी एट द एज ऑफ 12 and 13 आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। आपको पता है रीजन क्या है इसके पीछे? योर रॉन्ग पोस्चर। हम आज बात करेंगे पोस्चर के बारे में। तो आज हम एक आप में से कोई मॉडल लेते हैं। यस, दिस कम प्लीज। आपका क्या नाम है? हिमांशा। मॉडल बन जाओगे मेरी? थैंक यू। देखो ये बच्चा हिमांशा ऐसे खड़ा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हिमांशी आप बिल्कुल सीधे खड़े रहिए जैसे अटेंशन में होते हैं। हिमांशी स्ट्रेट। हिमांशी जैकेट हटा सकते हैं अपना?
लो, हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। स्पाइन, सबने पढ़ा है स्पाइन के बारे में। स्पाइन का हिंदी वर्बोटम है रीढ़ की हड्डी, जो हमारे बैक से हमारी यहाँ पर हमारा स्कल खत्म होता है, यहाँ से हमारी सर्वाइकल स्पाइन शुरू होती है एंड स्ट्रेट फ्रॉम हेयर टिल योर टेल बोन, जहाँ पर आपकी बटक्स के डिम्पल नजर आते हैं या बाइफोकेशन शुरू होता है, यहाँ तक आपका स्पाइन कहलाता है। दिस इज योर स्पाइन। स्पाइन इज द मेन सोल ऑफ योर बॉडी। Until unless your spine is straight and in proper position, आप बिल्कुल फिट हैं। अगर आपकी स्पाइन में कोई भी इशू शुरू होता है, कोई भी डेविएशन आता है फ्रॉम द नॉर्मल से जो चीज हटेगी वो डेविएशन होती है। जैसे ही कोई डेविएशन समझ में आएगा, यू स्टार्ट अप विद योर पोस्चर डिफॉर्मिटी। लाइक अभी हिमांशी सीधी खड़ी हुई है, यू कैन सी, कैन आई हैव अ पेपर प्लीज, अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर। रुबल मैम, आप आपको दुपट्टा दे दीजिए मुझे प्लीज। लो, हम इसको एक जजमेंट पुली के तौर पे यूज करेंगे। यू कैन सी अ स्ट्रेट दुपट्टा हेयर, राइट? तो अगर ये हिमांशी के ऊपर इसको डालो तो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइन। ये बिल्कुल सीधा है अभी, है ना? अभी हिमांशी थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे करना, बट अपने बटक्स को लेफ्ट साइड टिप करो। यस, गर्दन सीधी रखना। नाउ यू कैन सी दुपट्टा राइट साइड पर आ गया है ना? हिमांशी ने सॉरी राइट साइड पे टिप किया है, तो दुपट्टा लेफ्ट साइड पे आ गया। हिमांशी ने अपने स्पाइन को थोड़ा सा डेविएशन में लेकर आया है, नॉर्मल से साइड में लेकर आई है। दिस इज अ डेविएशन ऑफ स्पाइन। मैम इसके पहले का स्लाइड चाहिए, टाइप्स ऑफ पोस्चर का। यस, दिस मच, ठीक है? तो दिस इज स्पाइन। जब हम सामने से देख रहे हैं, मतलब पीछे से देख रहे हैं या सामने से देख रहे हैं, तो हमको स्ट्रेट नजर आ रहा है। बट जब हम इसको साइड में कर लेते हैं, गर्दन सीधी रखिए, हमने इसको साइड से देखा तो हमारी स्पाइन में चेंजेस हैं। आपको कर्व्स पता है? लॉर्डोसिस या काइफोसिस कर्व्स सुना है कभी आपने? नहीं ना? काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़। आपने जब भी हम बारबी की मूवीज देखते हैं तो जो उसमें वैम्स होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं ना, थोड़े से झुके हुए से, और उनका ऐसे ये चेस्ट वाला एरिया पीछे की तरफ कर्व्ड होता है। उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि ये तो कोई नेगेटिव रोल वाला इंसान है। मंथरा को भी रामायण में ऐसे कर्व दिखाया हुआ है, दैट इज काइफोसिस, कुबड़ निकला हुआ। और वहीं आपने मोटे सेट को देखा है, मोटा सेट कैसे होता है? ऐसे टमी बाहर करके, दैट इज लॉर्डोसिस। ये हमारी बॉडी के नॉर्मल कर्व्स हैं। हमारी जो गर्दन है वो लॉर्डोटिक है, मतलब सामने की तरफ डेविएटेड है। यू कैन सी हियर, दिस इज अ नॉर्मल बंदा, इसकी गर्दन सामने की तरफ डेविएटेड है। काइफोटिक, हमारी चेस्ट पीछे की तरफ डेविएटेड है, पेट आगे की तरफ है, एंड अगेन बम्स पीछे की तरफ है। तो वी शेयर टू काइफोटिक कर्व्स एंड टू लॉर्डोटिक कर्व्स इन नॉर्मल। हमारी गर्दन एंड टमी आगे की तरफ निकली होती है, चेस्ट एंड हिप्स पीछे की तरफ निकले होते हैं। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट अगर हमारी गर्दन पीछे, हमारी चेस्ट का हिस्सा अगर पीछे ज्यादा होगा, आई कॉल इट थोरैसिक स्पाइन मेडिकल टर्म्स में। अगर थोरैसिक बाहर निकला है तो मंथरा बन जाएंगे, काइफोटिक कर्व। बट वहीं अगर हमारा लंबर कर्व आगे ज्यादा बढ़ जाता है, देन आई कॉल इट लॉर्डोटिक कर्व या सेठजी वाला हिस्सा। ये दोनों ही चीजें एबनॉर्मल पोस्चर्स कहलाती हैं, और नॉर्मली आपकी एज में कॉमन है इस तरह के पोस्चर में खड़े होना। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई बात सुन रहे हैं, टीचर डांट रहे तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, दुखी हो गया, अभी दुखी पोस्चर, सैड है। और जब भी हम फ्रेंड्स के साथ लड़ रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, लाइक लॉर्डोटिक पोस्चर, हमारा एटीट्यूड है ना? तो स्टूडेंट्स में ये कॉमन है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है क्योंकि ग्रोइंग एज है। बट पंगा वहाँ होता है जब आप बैग कैरी करते हो। जब आप स्कूल बैग कैरी करते हो तो आप क्या करते हो, एक हाथ पे बैग लिया और बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बैग लिया, अभी हिमांशु को मैंने इसका बैग बना दिया, हिमांशु वापस टर्न हो जाओ। अभी जैसे बैग लिया तो बैग में तो वजन है ना, अभी हिमांशु का शोल्डर ड्रूप इस तरफ झुके, ऐसे होता है ना। हम बैग कैरी करके ऐसे खड़े रहते हैं और घंटों हम बात करते रहते हैं, सोचते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब भी हमने अपने बॉडी को टर्न किया और हम बातें करे जा रहे हैं, और जो बैग पता नहीं चलता है कितना, पर एवरेज में 5 to 6 kgs का वेट है आपके बैग में। नेक्स्ट प्लीज। हाँ,
कवर। यस, ये तो जो मैंने आपसे बात किया, दिस इज, याद आ गया ना इस लड़की को देखकर, मंत्रा ऐसी थी ना, बस उसने साड़ी पहना हुआ था, ये वेस्टर्न मंत्रा है। और ये सेज, ये भी इंडो वेस्टर्न वाली मंत्रा है, सॉरी सेजी वाला लुक है, इसका लंबा कर्व आगे है। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोलियोटिक कर्व। अगर यहाँ पर बैग लिया है तो हम नॉर्मली अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए पेल्विस एरिया को बैलेंस करते हैं। दिस इज आवर पेल्विस एरिया। तो हम बैग कैसे करेंगे? अगर मैंने राइट साइड पे बैग लिया है तो मैं अपनी बॉडी को डिप करके खड़ी हो जाऊंगी, ये पोजीशन, ताकि मेरा बॉडी का वेट यहाँ पर ट्रांसफर हो। जब आप लगातार करोगे आधे घंटे तक तो ठीक है, पर रोज आधे घंटे करोगे तो क्या होगा? मैम नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। यस, जब आप रोज करोगे तो बैग के कारण आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये बटरफ्लाई बोन्स जो आपकी पीछे निकली होती है, इसमें एक बोन आपका पूरी तरह से डिप होने लगता है। टू बैलेंस आपकी स्पाइन कर्वेचर ले लेती है, एंड टू बैलेंस आपका फुट पेल्विस एक तरफ से ऊपर हो जाता है। अब हम कैसे समझेंगे? हम थोड़े अपने आपको पीछे देख पा रहे हैं, हम मिरर में पीछे नहीं देख सकते ना। एंड नेक्स्ट प्लीज। तो इसको जज करने का बहुत इजी तरीका है, दिस इज चेक योरसेल्फ। अभी हमको क्या करना है? मिरर में हमको अपनी कुछ चीजों को देखना है। व्हाट इज योर नेक पोजिशन? हम कभी सेल्फी आउट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ये किया, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी की और होठों को बाहर निकाला, ठीक है। पर ये जो थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी की, दिस इज बेसिकली एन एब्नॉर्मैलिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप अटेंशन पोजीशन में मिरर के सामने खड़े और फिर भी आपका एक कान नीचे जा रहा है, दोनों कान सिमेट्री लेवल पे नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आपको स्कोलियोटिक कर्व स्टार्ट हो गया। हिमांशा बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। ठीक है, देन ये हमारा नेक का पोजीशन है। गर्दन की सीधाई चेक कीजिए, ईयर का लेवल चेक कीजिए। देन हमारे शोल्डर्स का लेवल चेक कीजिए। शोल्डर का लेवल चेक करने के लिए आपने जो जैकेट पहना है, इसके ऊपर व्हाइट लाइन है, आप मिरर में सीधे खड़े होंगे, फिर अपनी व्हाइट लाइंस चेक कीजिए कि क्या दोनों सेम लेवल पे आ रही हैं। जब भी आप वॉशरूम्स में हैं, वॉशरूम में मिरर के सामने चेक कीजिए कि क्या आपके ब्रेस्ट का जो निपल है वो सेम लेवल पे है। आज आप लोगों से ये बात करने का मेन रीजन यही है, काफी सारे स्कूल गर्ल्स मेरे पास आते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनका वन साइडेड ब्रेस्ट थोड़ा सा स्क्वीज होता है। दे थॉट अबाउट कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम है, पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते, बट प्रॉब्लम लाइज इन द स्कूल बैग। जब आप स्कूल बैग कैरी करके खड़े होते हैं बहुत देर के लिए और अपनी बॉडी को शिफ्ट करते हैं, तो जिस तरफ आपकी बॉडी का वेट जा रहा है वहां पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता है। दिस इज एबनॉर्मल ब्रेस्ट, ये छोटा है, दिस वन इज अ बिगर वन। इसी तरह से मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, बट हमारे साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। वाई? हम इस पे बात करेंगे जब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी के जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर देते हैं, इसीलिए गर्ल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं। तो ये वाला फैक्टर यहाँ हमारे लिए एक कर्व के तौर पे काम करता है। दिस इज नॉट अ बोन, क्योंकि हमारी बॉडी मूव कर जाती है और ज्यादा कंटिन्यू प्रेशर में हम समझ नहीं पाते हैं, बट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एक तरफ कम होगा। जब आप पीछे चेक करोगे तो पीछे से समझ में आएगा कि स्पाइन का कर्वेचर, दिस इज अ नॉर्मल स्पाइन, स्ट्रेट वन, बटरफ्लाई बोन्स एक ही लेवल पर खत्म हो रहे हैं, बट दिस वन इज अ डेविएटेड वन। यू कैन सी हियर क्लियरली, है ना? क्या किसी ने कभी ऐसा नोटिस किया आप लोगों में से कि किसी का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट डिफरेंट है? नो? आपने नोटिस किया है? डिफरेंट लगता है? विल टॉक लेटर, ठीक है? तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी बॉडी में कोई चेंज है। अगर चेंज है तो दिस इज राइट टाइम, बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स अगर आप अपने पोस्चर करेक्शन एक्सपर्ट या मेडिकल एक्सपर्ट से मिल पाते हैं तो आपकी बॉडी वहीं की वहीं ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आफ्टर द एज ऑफ 21 इसको करेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो जाता है। आपको कंटिन्यू ब्रेसेस पहनने पड़ते हैं। इट्स लाइक वो शाहरुख खान जैकेट पहनता है ना, जब तक है जाम मूवी में, नहीं वो बॉम्ब स्क्वाड में जाता है और जैकेट पहनता है। शाहरुख खान कई मूवीज में जैकेट पहनता है गंदी सी, जिसमें वो फायर वाली जैकेट रहती है, गन रहता है, तो वो जैकेट उसी पे स्मार्ट लगता है, बट बेसिकली वो मेटल जैकेट है जिसको पहनकर हम बैठ भी नहीं सकते। इसीलिए बेटर होगा हर मंथ में अपनी बॉडी की पोजीशन आप अपने आप चेक करें। कीप दिस इन माइंड, चेक योरसेल्फ। आप अपने ईयर के लोब्स चेक कीजिए। नाम लीजिएगा, क्या नाम है आपका? देखो, अब राधिका के ऊपर बताते, राधिका से देख रहे हो,
देखो राधिका के एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सामने दीवार पर देखना, अटेंशन हो जाइए, यस। अभी राधिका को हम देखते हैं, राधिका के दोनों कान एक ही लेवल पर आ रहे हैं, शी इज परफेक्ट। शोल्डर्स का ये वाइट लाइन देखिए, स्कूल का जैकेट बहुत स्मार्ट है और ये आपको टेस्ट करके बताता है, दोनों वाइट लाइन एक ही लाइन पर आ रही है। राधिका थोड़ा सा इसको ऊपर करो, नाउ यू विल सी द डिफरेंस, है ना, ये वाली लाइन ऊपर आ गई है, ये नीचे आ गई। अगर राधिका बहुत देर तक इस हाथ पे बैठ लेगी तो ये वाली मसल्स हाइपर एक्टिव होंगी और इसको वेट लेने के कारण कंप्रेस होना पड़ेगा। और लगातार अगर आधे घंटे से ज्यादा ये पोजीशन 5 डेज अ वीक कर लिया तो चेंज, यहाँ पे टर्न हो जाएगा, इसको ऊपर रखिए। तो देखिए नील तो ऊपर हो गया पर स्कूल नीचे हो गया, है ना, और वर्ल्ड बेचारा परेशान है कि मैं क्या करूँ, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रॉपर पोजीशन। यू कैन सी, अगर वापस से हमने इसको डेविएट किया तो अभी आप देखो, आपको जैकेट का लाइन समझ आ रहा है, दिस इज अगेन, अगर हम यहाँ पैंट का लाइन देखेंगे तो यहाँ भी पेल्विस में चेंजेस नजर आते हैं कि आपका पेल्विस का एक हिस्सा ऊपर चला गया। कुछ दिन तक तो अच्छा लगेगा, जब लड़कियां चलती हैं तो मटक मटक के चलना अच्छा लगता है, पर ये ज्यादा दिन तक मटक के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू राधिका। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्चर। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? ऑल क्लियर? Yes. अब हम बात करते हैं गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर की, ठीक है। अभी सब मैम इसके पहले वाला लिखिए प्लीज। दिस वन इज मोबाइल एटिकेट, सबसे फेवरेट काम, सारा दिन मोबाइल। बात तो यूट्यूब वीडियोस की नहीं है, पढ़ाई के लिए भी मोबाइल बहुत मैंडेटरी हो गया है। बट व्हाइल टेकिंग योर मोबाइल इन पोजीशन, अच्छा मैं स्कूल बैग के बारे में बात कर चुकी हूँ, जो आपकी एज में, इसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस या पोस्चरल स्कोलियोसिस। बाय फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 17 बहुत कॉमन है, इंडियन जेंडर में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। 12 से 17 के बच्चों में स्कोलियोसिस का डेवलप होना, करेक्शन टाइम पर नहीं होने के कारण लेटर ऑन भी लाइफ में परेशान होना। तो मेक श्योर आप लोग अपने आप को चेक करेंगे, पक्का वादा? Yes. जिसने नाश्ता नहीं किया वो मत बोलना, पक्का वादा? Yes. सबने नाश्ता किया है, वेरी नाइस, ठीक है। तो बैक चेक योरसेल्फ, ये आप कीजिए। अब हम बात करते हैं मोबाइल एटिकेट्स की। जब आप अपनी गर्दन को इस करते हैं, जो सबसे कॉमन पोजीशन है, कंटिन्यू नीचे पीप करना, इस पोजीशन पे आपको पता है हमारे हेड का वेट एवरेज में कितना होता होगा? एनी गेसेस? स्कल का वेट कितना होता होगा? 2-3 kgs. 2-3 kgs. Any other guesses? 1.5 kgs. 1.5 kgs. Anything else? 6 to 7 kgs. Yes. एवरेज में आपकी बॉडी का जो वेट है, अगर आप 40 kg वेट करते हैं तो उसका 10% आपका ब्रेन का, इस स्कल का वेट है। भाई इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, और सबसे ज्यादा ब्लड वही है, 1.5 किलो तो 1.5 लीटर तो ब्लड ही है हमारे ब्रेन में, तो 1.5 तो ब्लड हो गया। फिर जो मास है ना, मास इज फिजिक्स वर्ड, मास ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो मास ऑफ ब्रेन जो आपके ब्रेन का वेट है, अगेन 1.5 to 2 kgs। इसके अलावा वी हैव डेंचर्स, वी हैव नोज, वी हैव आईज, वी हैव एयर है। एवरेज में मिनिमम 4 kgs टू मैक्सिमम हाथी तक हम जा सकते हैं, बहुत भारी हो सकता है सर, ठीक है। बट हाथी मोबाइल नहीं देखते इसलिए वो सीधा है। हमको ध्यान रखना है कि जब हम मोबाइल देख रहे हैं, लाइक मेरी गर्दन अभी बिल्कुल सीधी है एंड आई एम वॉचिंग माई मोबाइल, पर जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी, जैसे ही मेरी गर्दन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री पर आएगा, तो मेरा हेड का वेट, आप लोग सब आप फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम सर के ऊपर वेट लेके जाते हैं तो वो हमें इजी लगता है, पर वही वजन को आप जब सामने कैरी करते हो तो वो हमें ज्यादा लगता है, बिकॉज ग्रेविटी का पुल बढ़ जाता है, राइट। तो जैसे हमारी गर्दन सामने टिप होगी, ग्रेविटी के पुल के कारण और गर्दन की मसल्स के पुल बैक के कारण हमारे हेड का वेट हमारे नेक को 2 to 3 टाइम्स ज्यादा लगता है। मतलब अगर आपके हेड का वेट 5 kgs है, तो जब आप गर्दन नीचे करके मोबाइल देख रहे हैं तो आपकी नेक को 15 kgs के वेट को सपोर्ट करना पड़ता है। 15 kgs, आपका हेड तो सिर्फ 5 kg का था, बट बिकॉज ऑफ ओनली अ रॉन्ग पोस्चर व्हाइल वॉचिंग मोबाइल, आपकी नेक को कितना काम करना पड़ा? 3 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट, है ना। और अगर आपने 30 मिनट्स इस पोजीशन को कंटिन्यू कर लिया तो आपकी नेक में स्प्रेन आ जाएगा। गर्दन की जो हड्डियां होती है, सर्वाइकल बोन्स जिसको हम कहते हैं, बहुत छोटी छोटी होती है, और अगर उन पर इतनी देर तक ये वेट रहेगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं,
दादा दादी को गठिया सुना है ना, दादा दादी कहते हैं हमको गठिया है, घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो वो सिम्टम्स आपको अभी से आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई हैव एविडेंसेस जहाँ 11 साल के बच्चे की ऑल 7 सर्वाइकल स्पाइन्स फ्यूज मिली हैं सम 2 मंथ्स बैक ऑनलाइन स्कूलिंग के कारण। वो बच्चा सारा टाइम मोबाइल पर देखता था, पेरेंट्स को झूठ बोलकर वीडियोस पर भी चालू रहता था, 4 to 5 आवर्स पर डे का मोबाइल एडिक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी 7 बोन्स फ्यूज हो गए। ये 7 बोन्स को मूव करना है, बेसिकली 7 बोन्स कैसे होती है, आगे पीछे मूव कर सकती है। यू कैन सी माय फिंगर्स मूविंग, ये 7 बोन्स मूव कर सकती है। बट इतना उसने अपनी गर्दन को वेट किया कि ज्वाइन हो गए, क्योंकि गर्दन को, ब्रेन को गिरने नहीं देगी। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि कोई भी नेगेटिव प्रेशर अगर हमारी बॉडी पे आएगा तो हमारी बॉडी खुद को संभालने की कोशिश करती है। तो जैसे ही उल्टा प्रेशर आया तो उसने अपने आप को एडहेयर किया लाइक प्लास्टर, और फिर उसने अपने आप को ज्वाइन कर लिया। अभी 7 बोन्स उसकी फ्यूज हो गई हैं, एंड एक बैम्बू स्टॉक होता है ना, बांस का डंडा, उसके जैसे उसकी बॉडी एडहेयर हो चुकी है। अब उसको सर्जरी के लिए भेजा जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 18। तो दिस इज वेरी बैड, राइट? तो मेक श्योर जब आप लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो अपनी गोदी में एक तकिया रखिए या बुक्स का पाइलअप रखिए और मोबाइल को स्ट्रेट लेवल पर सामने की तरफ रखिए, ठीक है? तो दिस इज मोबाइल एटिकेट्स टू प्रिवेंट योर नेक फ्रॉम सर्वाइकल इश्यूज। नेक्स्ट प्लीज। ऑनलाइन क्लासेस, सभी ने जज किया है ये प्रॉब्लम। ऑनलाइन के दौरान कितना ज्यादा बैक में पेन आता था। रीजन क्या है? हम लोग ऐसे नहीं बैठते, है ना? हमको अपनी गर्दन एंड बैक को सीधा रखना है। आई टोल्ड यू अबाउट कर्व्स। हमारे बैक में भी लंबर कर्व है लॉर्डोटिक, एंड गर्दन में भी लंबर कर्व है। हम लोग नॉर्मली बाजू वाला बच्चा क्या कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसका वीडियो ऑन है, उसने कोम करके नहीं बैठा है। आई रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन द ऑनलाइन क्लासेस। मम्मा देखो 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 वो कैसे कर रही है, मम्मा देखो देखो उसके यहाँ क्या हो रहा है, मम्मा देखो टीचर दिख रही है। नॉर्मल है। जब हम स्क्रीन देखते हैं, छोटी स्क्रीन पर जब हम वीडियोस देखते हैं, तभी हम बिल्कुल उसमें कोशिश करते हैं शायद हम उसमें पीप करते उस करके ना उस वीडियो में घुस सकते हैं, बट ऐसे होता नहीं है ना। तो जब भी हमने पीप किया तो आपने क्या किया, लॉर्डोटिक कर्व को यहाँ बढ़ा दिया, राइट? और जो आपका लंबर कर्व था उसको आपने काइफोटिक कर दिया, मतलब उसको आपने उल्टा घुमा दिया। अभी देखो यहाँ पे रेड सिग्नल्स आ गए हैं। These students are facing pain। आपको समझ में आता है कि गर्दन और कमर में दर्द हो रहा है, बट आप उस समय इग्नोर कर जाते हो क्योंकि वो वीडियो और वो इवेंट ज्यादा कैची है, आप उसको मिस नहीं करना चाहते। लॉन्ग ड्यूरेशन में यही चीज आपको बैक पेन और नेक पेन का कारण बनेगी, एंड अगेन कॉज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ठीक है? अब हम करेंगे करेक्शन ऑफ पोस्चर। पोस्चर करेक्शन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि जस्ट अगर आप इन पॉइंट्स को ब्रेन में एक्ट लगाते हैं टेबल पे, हम कुछ चीज भूल ना जाए, तो ये सारे पॉइंट्स के आप स्टिकी नोट्स बना लीजिए अपने ब्रेन में। हमको अपनी टेक्स्ट देख रहे हैं तो मेक श्योर आपकी गर्दन सीधी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है सोने का पोस्चर। जब आप सोते हैं तो कैसे सोते हैं? सोते समय आपकी स्पाइन को प्रॉपर रेस्ट मिलना जरूरी है। हार्ड बेड, सॉफ्ट बेड, हार्ड मैट्रेस, सॉफ्ट मैट्रेस, सीधे सोना, उल्टे सोना, करवट में सोना इज नॉट अ क्वेश्चन। आप जैसे भी सोते हैं मेक श्योर आपकी स्पाइन को प्रॉपर रेस्ट मिले, ठीक है? हील्स फॉर अ बिग हाइट। सभी को हील्स पहनना बहुत मजा आता है, बट हील्स आप तभी पहने जब आपको ज्यादा वॉक ना करना हो। व्हाई? बिकॉज देखो अभी मैंने फ्लैट्स कैरी किया है, अभी आई एम ऑन माई हील्स, ठीक? जैसे ही मैंने हील्स लिया तो मेरी बॉडी का वेट आगे की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ग्रेविटी तो पुल करेगी, बट मैं क्या करूंगी, अपने आप को कवर करने के लिए मैंने पेल्विस को आगे की तरफ लिफ्ट किया, हिप्स को पीछे किया, लंबर को आगे किया। आई वॉक लाइक दिस। कैन यू जज माय पोजीशन हियर? आई वॉक लाइक दिस। क्यों? ताकि मैं गिर ना जाऊं, राइट? अगेन 30 मिनट से ज्यादा अगर ये पोजीशन कैरी किया तो क्या होगा? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब हम हील्स ज्यादा पहनते हैं तो बम्स हेवी हो जाते हैं, हिप्स हेवी हो जाते हैं। रीजन? जब आप ज्यादा दिन के लिए हील्स कैरी करोगे, आपने हील लिया, हिप्स को बाहर किया क्योंकि आपको बॉडी का वेट अलाइन रखना है, लंबर को आगे किया ताकि बॉडी वेट सीधी रहे, अगेन चेस्ट प्रोट्रूडेड, बैक पीछे। अब आप हील्स पहनकर यूं चलने वाले हैं। 30, अभी तो मैंने हील्स नहीं पहनी है तो मुझे पैर में दर्द आ रहा है, पर जैसे ही हील्स पहनूंगी तो बॉडी का वेट तो हील्स पे सपोर्टेड हो गया। वेट सपोर्टेड है बट मास सपोर्टेड नहीं है। मास सपोर्टेड नहीं है तो फिर क्या होगा? अगेन स्पाइन को इस तरह से रहने की आदत पड़ जाएगी और कुछ टाइम के बाद आपकी ये मसल्स,
ये मसल्स टाइट हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे और आपको इनसे रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। और अगर यही पोजीशन आपकी बॉडी ने अडैप्ट कर लिया तो क्या होगा, फिर हम स्पोर्ट्स और मॉडलिंग में करियर नहीं बना सकते, फिर हमको सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ एंड विद चक्कर ऑफ डॉक्टर्स घूमना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, राइट। तो मेक श्योर आप अपने पोस्चर को सही रखिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सॉरी, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो काइफोसिस नहीं करना है, डोंट स्लम्प ऑन योर डेस्क। एक्सरसाइज एवरी डे, हम इस पर बात करने वाले हैं। एंड जब आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आपने ड्राइविंग शुरू किया है तो मेक श्योर आपका ड्राइविंग पोजीशन करेक्ट हो। तो दीज आर सम पॉइंट्स टू करेक्ट योर बॉडी। और इन सबको जज करने का सबसे इजी तरीका है स्टैंड अप राइट। जब भी आप खड़े होते हैं, मिरर इमेज में अपने आप को स्ट्रेट में देखिए, मिरर इमेज में साइड में देखिए, सो दैट आपको पता चले कि आपकी बॉडी पोजीशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो दीज आर टिप्स। अब हम करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव पोस्चर। सभी करेंगे वर्कआउट, बैठे बैठे बोर हो गए हैं ना? चलिए खड़े हो जाइए। अरे हम ये फोन टेबल पे रख दिया था आपकी, तो वहां से ये कुछ पोस्चर करेक्शन टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये आप रोज 5 मिनट्स में कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट नोट, आपको खाना खाने के बाद करना है कि खाना खाने के पहले करना है, ये सेंटेंस भूल जाओ। खाना खाने से एक्सरसाइज का रिलेशन तब होता है जब हम वेट लॉस या वेट गेन के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बट दीज आर करेक्शन टेक्निक्स, सो दीज आर इजी एक्सरसाइजेस, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन इज शोल्डर रोल्स। स्ट्रेट खड़े होकर शोल्डर्स को पीछे घुमाइए, सिर्फ पीछे घुमाएंगे, हम आगे नहीं घुमाएंगे, क्योंकि हमारी आदत है एज अ स्टूडेंट हम गर्दन को सामने रखते हैं, शोल्डर सामने रखते हैं। तो 10 रोल्स ऑन योर बैक, वेरी गुड, डन। नाउ नेक्स्ट वन इज चेस्ट रिलीज। हाथों को साइड में लेके जाइए और पीछे स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच ऑन योर बैक, 10 काउंट होल्ड करके देन रिलैक्स एंड स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, वेरी गुड, स्ट्रेच रिलैक्स, ठीक है। ये हम कभी भी कर सकते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हमने एक्सरसाइज कर लिया, खड़े खड़े एक्सरसाइजेस आपकी हो जाएंगी। थर्ड वन इज पिरामिड्स। दोनों पैरों में गैप कीजिए, हाथों को पीछे बांध लीजिए। अभी आपको अपने फोरहेड को टुवर्ड्स योर नी लेके जाना है, जरूरी नहीं टच हो, जस्ट रीच योर नीज एंड कम बैक, रीच योर नीज एंड कम बैक। आप इस तरीके से आपकी स्पाइन में दिन भर में जो भी डेविएशन आया है उसको करेक्ट कर लेते हो, आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। आई नो स्पेस का थोड़ा सा कैलेमिटी है, बट ट्राई इट। ब्रेन में बस इसको पॉइंट आउट करते जाइए कि आप इन सारी एक्सरसाइजेस को जब भी कंफर्टेबल हो करें जरूर। वेरी नाइस। Then one is standing and forward bend. Standing, forward bend and backward bend are very good exercises. मतलब ऑस्ट्रेलिया हम गए हुए थे तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमें सिर्फ इतना सा एक्टिव दिया, जब आप सामने और पीछे झुकते हैं तो आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाती है। दोनों पैरों में गैप कीजिए, सामने झुकेंगे, 10 count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then straight up, then back on your back, 5 counts, 1 2 3 4 5, relax, forward, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax, on your back, 1 2 3 4 5, that's it. सिंपल है ना, कुछ मेहनत भी नहीं है और आपकी स्पाइन भी बिल्कुल सही रहेगी और आपका फिगर भी बिल्कुल मस्त वाला रहेगा, राइट। देन सीटेड एल्बो ग्रास्प, ये तो आप क्लास में भी कर सकते हो। दोनों हाथों को पीछे होल्ड करो एंड देन स्क्वीज इट, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्क्वीज कीजिए, यस स्क्वीज कीजिए, रोल नहीं करना, सिर्फ स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज एंड रिलैक्स। स्क्वीज नहीं करना है तो दोनों हाथों से एल्बो को होल्ड कर लीजिए, होल्ड योर एल्बो, एक हथेली से दूसरे एल्बो को, दूसरी हथेली से पहले एल्बो को, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, होल्ड, यस। ये आपका शोल्डर पीछे खींचेगा, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा एंड दिस विल हेल्प यू टू न्यूट्रलाइज योर स्पाइन फ्रॉम एनी डेविएशन, फाइन। ये हमने दोनों कवर किया, दिस वन इज फिफ्थ वन, एल्बो ग्रास्प किया एंड शोल्डर को स्क्वीज किया। फिर बैठकर साइड बेंड्स, बड़ा मजेदार होता है, जैसे हम तो स्कूल में पीटी करते थे, बट आप लोग ऐसे कर सकते हो सिटिंग में, जस्ट लाई डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड, ऑन योर राइट साइड, या बैठे बैठे खड़े खड़े कभी भी कर सकते हो, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट। कॉन्सेप्ट इज टू न्यूट्रलाइज योर स्पाइन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पैरों को लंबे करके अपने टोज को टच करना। ये हम अभी नहीं करेंगे बट हम घर पे कर सकते हैं, बैठकर पैरों को लंबे करके अपने टोज को टच करना। तो दीज आर सिंपल टेक्निक्स टू
correct your spine. That means to correct your posture. Thank you. बैठ जाइए please. सभी नींद आ गई? Take a water break. सब एक घूंट पानी पी लीजिए. मैं भी पानी पीती हूँ. फिर हम आगे बात करेंगे. So this was all about health. किसी को कोई क्वेश्चन till now? Easily understandable है? I'm sure अपने पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे ताकि उनको ऑन ऑफ जो नेक एंड बैक पेन होता है और उनके फोरहेड पे जो सर्क आता है, टेंशन होता है ना, मम्मा जब दुख में होती है, दर्द होता है, मम्मा आज परेशान है या पापा को आज पेन हो रहा है, तो ये इजी टिप्स से आप अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हो. दे शुड नो हमारे बच्चे नीलाइट्स हैं एंड दे नो हाउ टू गेट अवेयर ऑफ योर बॉडी. ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोन्स की. हार्मोन्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. स्पेशली हम गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं. आपने सुना है या शायद पढ़ा भी होगा कि हार्ट अटैक एंड पैरालिसिस अटैक्स अगर 10 जेंट्स को होते हैं तो सिर्फ 3 लेडीज को होता है. व्हाई? एनी गेसेस? Hormones. यस, हार्मोन्स. हमारे हार्मोन्स हमें फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन देते हैं. विल बी कमिंग टू द थिंग. हार्मोन्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं. फ्रॉम द डे वन ऑफ अ गर्ल्स लाइफ वी आर ब्लेस्ड विद हार्मोन्स फ्रॉम आवर मदर. हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत होते हैं. वी हैव सम 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन. एंड बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन के ही लेवल के कारण आपके पीरियड्स आते हैं और साइकिल नॉर्मल रहती है. आपकी साइकिल का डेज क्या है? 28 प्लस माइनस 3. ठीक है, साइकिल को 28 डेज में रिपीट होना है. हम डे 1 काउंट करते हैं. द डे ऑफ योर फ्लो स्टार्ट्स. आपका बीट शुरू होता है, वो आपका डे 1 है. वहां से आपका डे 1 से हम काउंट करते हैं 28 डेज पे अगेन वो साइकिल रिपीट होनी चाहिए. बेसिक साइंस ये कहता है. बट अगेन as the law of nature we have a deviation of plus या minus 3 days. मतलब 28 minus 3 25 days पर भी periods आ सकते हैं. 28 plus 3 31 days पे भी periods आ सकते हैं. ओके, यहाँ पर एवरेज साइकिल को हम 30 डेज का मानते हैं स्टैंडर्ड में कि अगर फर्स्ट ऑफ द मंथ को पीरियड आया था तो नेक्स्ट भी समवेयर फर्स्ट के आसपास ही आएगा. राइट. अब अगर आपका साइकिल प्लस माइनस 3 डेज या प्लस माइनस 7 डेज में चल रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल है. आपके हार्मोन्स आर गोइंग नॉर्मल. बट अगर इससे कम हो, मतलब 7 डेज के पहले आ जाए या 7 डेज के बाद में आए, तो देयर इज सम लैक ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी के हार्मोन्स प्रॉपर लेवल पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं. और हार्मोन्स हमारे लिए बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन्स कैसे हमको हेल्प करते हैं. हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एनीबॉडी? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सुना है ये वर्ड हमने? कोई आइडिया? कोई जजमेंट? सिंपल हिंदी में चलेगा. रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म क्या होता होगा? एनर्जी. कूल. एनी अदर वर्ड? एनी सिमिलर टर्मिनोलॉजी? Rate of energy required to do something. Very nice. Good one. Anything else? Okay, I'll come up. Metabolism is a process which regulates your body to consume or expand energy according to the need and demand of your body and surroundings. ठीक है? जब हम अगर स्कूल आवर्स में हो, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रल होती है. जैसे जैसे डे पास ऑन होता जाता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है. जो हमने अभी तक स्टोर एनर्जी किया हुआ है वो एनर्जी स्टोर्ड वन हमारी बॉडी यूज करती है. बाय दी क्लॉक ऑफ 10 और 10:30 भूख लगने लगती है. भूख लगना शुरू हो गई होगी, है ना? लंच अवर पास में है तो ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक साइकिल है. इस समय बॉडी को पेट्रोल या फ्यूल चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए. अभी आपने अगर एनर्जी सप्लाई कर दिया तो आप डबल एनर्जी बूस्टर के डोज पे काम करेंगे. बट अगर आपने अपने रेगुलर टाइम पर एनर्जी नहीं दिया है, सपोज आप 11:30-12 बजे के बाद कुछ खा रहे हो और आपने ये टाइम मिस कर दिया, तो आपको उस समय तो ठीक लगने लगेगा क्योंकि बॉडी ने खुद को रिकवर किया. बट आफ्टर 12 और 2 आपको एकदम से लो फटीग लगता है कि बहुत थकान हो रही है, तो कुछ बन ही नहीं रहा है करते. तो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. आपकी बॉडी किस तरीके से एनर्जी को यूज करती है, कंज्यूम करती है, एब्जॉर्ब करती है या एक्सपैंड करती है, ये सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस में कवर अप होता है. हमारे हार्मोन्स इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा अगर पापा भूखे हैं, आधे घंटे के अंदर घर में महाभारत शुरू हो जाती है. वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, चाय नहीं मिला, कॉफी नहीं मिला, नाश्ता लेट हुआ, वो शुरू हो जाएंगे चिल्लाना. बट मम्मियाँ स्पेशली व्रत वाले दिन तो सारा दिन नहीं खाती फिर भी स्माइल करती हैं. कभी कभार होगा कि मम्मा परेशान होती है. वाई? ऐसा नहीं कि मम्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या मम्मा के पास ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है. दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. हमारे हार्मोन्स हमें हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं.
मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखते हैं। वो अपनी एनर्जी को पहले ही स्टोर कर लेते हैं। लेडीज को पता होता है कि कब उन्हें कहाँ कितना खर्च करना है। शॉपिंग मॉल जाना है तो 10,000 खर्च कर सकते हैं, बट गोल्ड लेने जाना है तो 1 लाख खर्च कर सकते हैं। और वहीं अगर कोई हेल्प या नीडी वाला आ जाए तो हो सकता है वो 100 रुपीज दे दें, हो सकता है वो 1 भी रुपये ना दें। तो लेडीज बाय ब्रेन मेटाबॉलिक होती है एंड बिकॉज ऑफ हार्मोन्स फिजिकली भी मेटाबॉलिक होती है। तो हम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं हमारे हार्मोन्स। देन हमारी बोन डेंसिटी, हमारी हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। यहाँ पर बस एक कमी है, 30 की एज के बाद हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता। तो सभी अपनी मम्मियों को मेक श्योर कैल्शियम एंड विटामिन डी की डाइट सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। बट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी की डेंसिटी मेल मेंबर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी बॉडी कैल्शियम एंड विटामिन डी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर हम सोचते हैं कि हम कमजोर इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं करते। पर जब गुस्सा आता है तो एक लड़की 10 लड़कियों की लड़ाई कर सकती है ना? यस, बिकॉज ऑफ आवर बोन डेंसिटी ओनली। शब्द काफी है। ओके, सस्टेनिंग कॉग्निटिव एबिलिटी। आपने ये नोटिस किया होगा कि हम लोग, शायद आपने भी जज किया होगा, आपने देखा होगा कि हमको अगर कोई अनजान बंदा हमारे सामने आता है, बंदी हमारे सामने आती है, तो हमारा इंस्टिंक्ट हमको कहता है कि ही इज गुड और ही इज नॉट गुड। पता चलता है ना? हम बोलते हैं कि हमें पापा को बोला मुझे उसको देख के अच्छा नहीं लगा, पापा वैसे नहीं बेटा वो अच्छी आंटी, आप परेशान मत होइए, वो अंकल अच्छे हैं, मैं तो परेशान। बट हमको समझ आता है नहीं, हमें कंफर्टेबल नहीं था, हमको कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा क्यों? ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है। हमको जजमेंट करने के लिए भगवान जी ने ये पावर दिए हुए हार्मोन्स के तौर पे कि हमको समझ आता है ये पर्सन, ये सिचुएशन, ये कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है, मुझे यहाँ रहना है या नहीं। अगर हम अपनी इस कंडीशन को एनालाइज करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हम उस सिचुएशन से, एडवर्स कंडीशन से बच सकते हैं। बट अगर नहीं कर पाते तो कई बार हम फंस भी जाते हैं। ठीक है? तो बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स वी आर ऑलवेज सेफ इन एनी एनवायरनमेंट इफ वी एनालाइज बिफोर। देन हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारे हार्ट को हमेशा प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स, इसीलिए लेडीज को हार्ट अटैक कम होता है। वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फंक्शंस ऑल अराउंड आवर बॉडी। हम जितनी भी अपनी बॉडी के वाइटल्स की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो, हमारे न्यूरल सिस्टम हो, हमारी बोन हेल्थ हो, एवरीवेयर हार्मोन्स आर देयर टू टेक लीड एंड बिकॉज ऑफ दैट हम हमेशा कवर अप कर लेते हैं अपनी सारी चीजों को। ठीक है? This is what I was talking about, fight or flight response. Fight or flight response is because of hormones. अगर hormones या छिपकली सामने आ जाती है तो हम क्या करेंगे? हम जोर से चिल्लाएंगे। क्या आपको किसी ने बोला चिल्लाओ? नहीं ना, बट ऑटोमेटिकली आपके हाथ हिलने लगेंगे, आप जंप करने लगोगे, चिल्लाओगे, आंखें स्क्वीज करोगे। बट अगर रूम में कोई नहीं है और मम्मा पापा बाहर हैं और आप उस रूम में अकेले और वो छिपकली आपकी तरफ पड़ रही है, तो आप क्या करोगे? या तो भागोगे और नहीं, हाथ में जो आएगा उससे छिपकली को मार दोगे। दिस इज फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। ईदर फाइट, लड़ो, या फ्लाइट, भाग जाओ। ठीक है? दिस सिचुएशन, इस समय में कितनी सारी चीजें हो रही पता है आपको? जैसे आपने देखा, दिस इज टनल विजन। आपको दूर से सिर्फ वो छिपकली नजर आएगी कि वो रही, वो छिपकली मेरी तरफ आ रही है। आपको कमरे का और कुछ नजर नहीं आएगा अंटिल अनलेस दरवाजा बंद ना हो। दरवाजा बंद है तो आपको नजर आएगा, कुछ नहीं तो एम्पोडियम उठा के छिपकली पे मार दो, है ना? और उस समय आप इस एम्पोडियम को शायद खिसका भी नहीं सकते। अगर मैं हिमांशी को बोलूंगी तो वो खिसका भी नहीं पाएगी, बट छिपकली को देखकर वो उसको उठा के भी मार सकती है, इतनी ताकत आ जाएगी। राइट? तो दिस इज व्हाट टनल विजन। फास्ट ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना हम शुरू हो जाएंगे। गहरी सांस डर के नहीं ले रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं बिकॉज हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड वी नीड ग्लूकोज फॉर आवर मसल एक्टिविटी सिग्नल टू, दिस इज फॉर टेंस मसल्स। हमने ग्लूकोज कन्वर्ट किया, हमने गहरी सांस ली। अब ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेगी। आपका ग्लाइकोजन जो आपके फैट है वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में आ जाएंगे। ग्लूकोज ब्लड में रश करेगा, ब्लड रश से आपको पावर आएगा और आप एक एम्पोडियम उठा के छिपकली पे फेंक दोगे। ठीक? अभी सोचो छिपकली की जगह पे एक बैड बॉय है या गुंडा आ गया है और आप अकेले हो, आप परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं। आप जोर से चिल्लाओगे बट यू नो कोई नहीं सुन रहा है। फिर आप आजू बाजू देखोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर समवेयर याद आएगा, एक वीडियो देखा था, नी से नीचे पुश करो, हो गया काम। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका फाइट और फ्लाइट रिएक्शन है। एंड उस समय आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, आपने समवेयर कहीं वो नोट पढ़ा था कि आप ये भी कर सकते हो,
आपको धूल समझ आ रही है, आपने धूल आंखों में फेंक दिया, आपको पत्थर समझ आ रहे हैं, आपने काट लिया, नोच दिया, ये जो सारे रिएक्शंस हैं, नोबडी इज टीचिंग यू। वहाँ पे मम्मा पापा टीचर नहीं है कि उसको ये कर, उसको ये कर, आपको ऑटोमेटिक समझ आ रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। दिस इज बूस्टेड बाय हार्मोन्स। से इट लाउड, हमारे बेस्ट फ्रेंड है हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे टू कीप हार्मोन्स हेल्थ, अपने हार्मोन्स को कैसे हेल्दी रखना है, राइट? अब हमको हार्मोन्स को बैलेंस करना है। हार्मोन्स हमको गॉड का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, तो इसको हमको बॉडी में सप्लीमेंट देने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप इसको इग्नोर करोगे। बट आप लोग अभी इतने यंग हैं और इतने स्मार्ट हैं कि आप अभी से अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? हार्मोन्स को चाहिए है गुड अमाउंट ऑफ डाइट, बैलेंस डाइट, नॉट समोसा एंड पिज़्ज़ास, गुड बैलेंस डाइट। आप वो सब खा सकते हैं, बट मेक श्योर आप अपनी बैलेंस डाइट जो रिक्वायर्ड डाइट है वो मिस ना करें। गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि ब्रेन में हार्मोन्स को जो रेगुलेट करता है वो है हमारा मास्टर ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन को फंक्शन करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सपोर्ट सिस्टम है एक्सरसाइज। द मोर यू विल एक्सरसाइज, मोर यू विल कंज्यूम ऑक्सीजन, मोर योर ब्रेन विल बी एक्टिव एंड मोर हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है? तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जितना एक्टिवेट होगा बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजेस, आपका हार्मोन फंक्शन उतना एनहांस होगा। हमारे हार्मोन्स को क्या चाहिए है? गुड अमाउंट ऑफ डाइट, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन यहाँ काउंट करते हैं हम स्लीपिंग आवर्स से और आपकी हॉबी एक्टिविटीज। सोना इज नॉट ओनली रिलैक्सेशन कि आपने 10 घंटे बढ़िया कंबल बांध के सो गए तो आप रिलैक्स हो गए, नॉट लाइक दैट। 8 to 9 आवर्स की स्लीप जरूरी है, बट 1 आवर का रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ हॉबी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव थिंकिंग मिले, ठीक है? तो अगर आप ये तीनों चीज फॉलो करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट एंड रिलैक्सेशन, तो आपके हार्मोन्स अंडर कंट्रोल रहेंगे। डाइट में क्या लेना है? डाइट में मदर नेचर जितनी चीजें आपको प्रोवाइड करती है उनको रॉ फॉर्म में जितना कंज्यूम करते हैं उतना आपका हार्मोन बैलेंस होगा। लाइक रॉ फॉर्म में हम क्या क्या खा सकते हैं? एनी रॉ डाइट फ्रॉम मदर नेचर जो आप खा सकते हो? कुछ नहीं। कच्चा क्या खा सकते हैं? मदर नेचर ने जो हमको खाने की चीजें दी हैं उसमें से रॉ या कच्ची चीजें क्या क्या खा सकते हैं? यस, cucumber, एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाते, सब पका के खाते हैं। tomato, अच्छा, फेवरेट चीज आपकी? Salad. चलो, फेवरेट फ्रूट का नाम बताओ। मैंगो, वेरी गुड, Fruits and vegetables. वेरी गुड। Fruits. फ्रूट्स, Fruits. Fruits. Not tomatoes. Fruits. ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इन सबसे ऊपर एक चीज है salad, Dry fruits. ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स को आपने देखा है, सब ड्राई फ्रूट्स कुछ अलग अलग शेप्स के होते हैं, है ना? आमंड्स, व्हाट्स रेजिन्स, देन कैश्यूज, इन सब का शेप बताता है कि ये बॉडी के किस पार्ट को हेल्प करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, आमंड्स किसके जैसे दिखते हैं? हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट आमंड जैसे दिखता है? फिंगर तो पहुंच गई, नाम भी बोलो। यस, आईज। हमारी आमंड्स हमारे आईज को सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई एंड मेनी एंटीटॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? कैश्यू किसके जैसे दिखता है? किडनी, वेरी गुड। एंड रेजिन्स? यस। एंड वॉलनट्स? ड्राई फ्रूट खुद बताता है कि मुझे क्यों खाना है ना? इसलिए ड्राई फ्रूट पसंद हो या नहीं हो, आपकी एज के हिसाब से एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट्स रेगुलर लेना है। मम्मा को बोलो ड्राई फ्रूट्स का एक बाउल तैयार करें, एक बॉक्स तैयार करें, उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ एवरी ड्राई फ्रूट, 250 ग्राम्स ऑफ आमंड, कैश्यूज, रेजिन्स एंड वॉलनट्स को मिक्स करके उसको मिलाकर रख दो। और घर से निकलने के पहले आपके हाथ में जितना ड्राई फ्रूट का गुठली आ सकती है, एक बंच ऑफ ड्राई फ्रूट आप अपने साथ लेके निकलिए। रेंडमली उसमें जितने भी नट्स आएंगे वो सब आपकी बॉडी को एंड फाइनली आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? So this was all about hormones. Everything clear? Any questions? No. Okay. अच्छा, yes please. I have listened that
ठीक है। तो दिस वाज अबाउट हेल्थ एंड हॉर्मोन्स, है ना। हमने पोस्चर को देखा, हमने अपने बेस्ट फ्रेंड हॉर्मोन्स को समझा, उसको कैसे हम अपनी दोस्ती कायम रख सकते हैं, हॉर्मोन्स को अपने पास कैसे स्ट्रॉन्ग वे में रख सकते हैं, ये समझा। नाउ कमिंग टू द फाइनल थिंग, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब परेशानी, टेंशन, सर दर्द तो बाद में आएगा, प्रॉब्लम्स, है ना। किसी भी तरह से कोई टेंशन हो, हमको लगता है कि यार ये अच्छा नहीं है, इतना होमवर्क करना है, ओह गॉड, सुबह उठ के स्कूल जाना है, उस पर भी नहाना है, ओह गॉड, घर जाकर पहले कुछ खाना है, ओह गॉड, चेंज भी करना पड़ेगा, ओह गॉड। तो जितनी बार ये भगवान और मम्मी याद आए, वो सब स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। आप जितने बार स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होना शुरू हो जाता है, मतलब एनर्जी का कंजम्पशन लो होने लगता है, बट हमको फटीग लगता है। बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो जो है वो तो रहेगी। सपोज एक समोसा है रखा हुआ, और वो समोसा आई टोल्ड दिस गर्ल रिद्धिमा खाना है, बट रिद्धिमा का मन नहीं है, और वहाँ पर बगल में एक चींटी आ गई, और वो चींटी ने समोसा खाना शुरू कर दिया, तो समोसा चींटी पूरा खा पाएगी? वो चींटी इज स्ट्रेस। समोसा तो एज इट इज बचा रहेगा, मतलब एनर्जी तो बची हुई है, बट चींटी उसको खा रही है, तो वो बहुत लो रेट में कंज्यूम हो रही है, बट स्टिल रिद्धिमा को भूख लगी है, वो समोसा नहीं खा रही है, तो वो परेशान होकर बैठी हुई है। स्ट्रेस इज एडवर्सली इफेक्टिंग हर। एनर्जी पूरी बॉडी में है, बट एनर्जी कंज्यूम हो रही है लो रेट में, पूरा एनर्जी बची हुई है, बट वो फटीग होते जा रही है। थोड़ी देर में समोसा सिकुड़ के ठंडा हो जाएगा, एंड उसका पूरा टेस्ट है सब खराब हो जाएगा, राइट। खाया किसने? स्ट्रेस ने, चींटी ने, बट फायदा किसी को हुआ क्या? नहीं। इसलिए स्ट्रेस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे केशवी ने पूछा, हार्मोन्स एंड इमोशंस। स्ट्रेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर इमोशंस। स्ट्रेस इज नथिंग बट अनप्लीजेंट सिचुएशन टू अ पर्सन विच वी डोंट वांट टू हैंडल। लाइक मुझे यहाँ पर आकर आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज अ गुड थिंग फॉर मी, बट मे बी अगर रोज आने बोला जाए तो समडे आई फील क्यों जाना है यार, उस दिन को स्ट्रेस हो गया। तो यही सिचुएशन आज मुझे प्लेजेंट है, बट समडे हो सकता है अनप्लेजेंट हो जाए। तो स्ट्रेस इज अनप्लेजेंट सिचुएशन फॉर एनी बीइंग एट एनी सिचुएशन। जो चीज आपको पसंद आ रही है वो उसको पसंद नहीं होगी, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। हार्मोन्स हमें कैसे रिएक्ट करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। हार्मोन्स हमको ये बता रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करना है, दैट मीन्स आपको अच्छा लग रहा है, नहीं करना है, आप रिलेटेड नहीं हो, आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट करने वाला है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारी है एट प्रेजेंट आपके एज में, स्किन। आप जैसे ही परेशान होंगे, बड़े बड़े स्टार शेपेड एक्नेस फेस पर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसी ग्लोई आईज डल हो जाएंगी, मे बी पिंक या पेल या रेड होना शुरू हो जाए, आपको स्किन का टेक्सचर लो लगेगा, आज तो स्किन पे ग्लो ही नहीं है, बहुत स्ट्रेस बना हुआ है। तो ये सारे चेंजेस स्ट्रेस के कारण है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ लो स्लीप, लो डाइट एंड लो एक्सरसाइज टू। आपकी बॉडी स्ट्रेस से कॉम्बैट करती है, उनसे लड़ाई करती है जब आप इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीपिंग आवर्स को। बट अगर आपने इनको रेगुलेट नहीं किया है तो स्ट्रेस आपकी बॉडी में घर बनाने लगेगी, और ये सारे चेंजेस विच वी आर लिस्टिंग नाउ, स्किन में एक्नीज, सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बट इन शॉर्ट आपकी स्किन डैमेज होने लगती है, स्किन का ग्लो खराब होता है। देन हमें स्टमक में इश्यूज आते हैं। किसी ने फील किया है कि जब भी एग्जाम हो रहा होता है तो पेट में दर्द होता है, पेट में बटरफ्लाइज होते हैं, या स्टेज पे प्रेजेंटेशन देना तो पेट ऐसे लगता है नीड टू गो टू वॉशरूम फर्स्ट, है ना। ये सब बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है। आपकी स्ट्रेस ना एबनॉर्मल सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं, पेट खराब हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। लाइक सम डेज बैक वन स्टूडेंट टोल्ड मी, मेरे ना पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है 2 दिन से। देन आई आस्क्ड व्हाई, क्या हो गया तुम्हारे पैर में, क्यों दर्द हो रहा है? समझ में आया, चेकअप करने पे कोई इशू नहीं था, बट द थिंग वाज कि टीचर ने कोई एक वर्क दिया हुआ था, वो बच्चे ने वर्क नहीं किया, आज उसको डांट पड़ने वाली है। तो वो 2 दिन से घर में बहुत टेम्पर टैंट्रम्स थे कि पैर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर जब काउंसिल किया, टीचर से बात किया, तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया, उसके पैर का दर्द ठीक हो गया। तो स्ट्रेस आपको कहीं भी अनइवन पेन दे सकता है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल था पैनिक अटैक्स ड्यूरिंग कोविड। सुना था आप लोगों ने? कोविड में कई लोगों की डेथ, हमने ये पढ़ा था कि कई लोगों की डेथ कोविड से नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ पैनिक अटैक्स थी। हमारा इम्यून सिस्टम लो हो गया, हम बहुत स्ट्रेस में थे, इसकी भी डेथ हो गई, उसको भी कोविड हो गया, इसको भी हो गया, मुझे भी हो सकता है, और सोच सोच के भी
मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, शायद मुझे कोविड है, और उसके बाद हम परेशान होना शुरू हुए एंड देन फाइनली वी वाज डाउन। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी लो होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। हमारे जॉइंट्स एंड मसल्स में पेन होता है एज आई टोल्ड नाउ, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, हमारे पीरियड साइकिल पे फर्क पड़ता है, हमारे इंटेस्टाइन मतलब हमारे इमोशन सिकनेस पे फर्क पड़ता है, हमारे हार्ट की बीट्स या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है और हमें लेथार्जिक या थकान दिखने लगती है। एंड हेडेक, जैसे कि आर्य ने बताया, स्ट्रेस मतलब सर दर्द। जब भी स्ट्रेस होगा आपको सर दर्द तो होने ही होना है, लगता है कि कुछ भारी भारी सा, अभी ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, ये जो आप लोगों का फेवरेट काम है, रिलैक्स। स्ट्रेस से कॉम्बैट करना है, रिलैक्स। ये सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इजीली होगा। रिलैक्स, म्यूजिक सभी को पसंद है, किसको म्यूजिक नहीं पसंद? आई नो ऑल आर डार्लिंग्स फॉर म्यूजिक, है ना? हॉबी टाइम, कितने लोग अपने हॉबी टाइम को रोज एंजॉय करते हैं? यहां पर ये नहीं बोलना कि टाइम नहीं मिलता। कोई ऐसा है जिसको टाइम नहीं मिलता हॉबी के लिए? टाइम नहीं मिलता हिमांशु हॉबी के लिए? हॉबी के लिए टाइम मिलता है? क्या हॉबी आपकी? वेरी गुड, फिर तो हिमांशु बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि पढ़ना लिखना साइकिलिंग करना तो हमारा फेवरेट काम है, हम करते हैं, है ना? मेडिटेशन, मेडिटेशन साउंड्स बोरिंग ना, ऐसे बैठ गए हैं और पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मेडिटेशन किया है कभी? नो? अभी अपन करेंगे, एक मजेदार वाला मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? मेडिटेशन साउंड बहुत लो करता है, चलिए रामदेव बाबा कराते हैं, बट मेडिटेशन का मतलब है टू बी विथ योरसेल्फ। इट्स नॉट लाइक मेडिटेशन मतलब मी, मेडिटेशन का स्टार्टर कहाँ से? मी, टाइम फॉर योरसेल्फ इज मेडिटेशन। ओके, तो हम अभी करेंगे मेडिटेशन टाइप। थेरेपी, थेरेपी की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा हो कि आपको डेली कोर्स में परेशानी होने लगे, आपको डेली स्ट्रेस हो, तब फिर आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। बट अगर आप ये थेरेपी के पहले वाली चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ना है। एक्सरसाइज, हमने अभी एक पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज किया, अभी हम हार्मोन करेक्शन एक्सरसाइजेस पर भी फोकस करेंगे एंड ये दोनों चीजों को मिलाकर आप इजीली एक्सरसाइज को अपने डेली कोर्स का हिस्सा बना सकते हैं। ट्रैवल, ट्रैवल कहाँ? हर बार तो यूएस या यूके जाना या गोवा जाना पॉसिबल नहीं है। ट्रैवल टू नेचर, आपके आसपास कोई गार्डन है, पार्क है, फ्रेंड का घर है, गो देयर एटलीस्ट, वहां पर हैंग आउट करके आइए। मोटिवेशन, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। फॉर दैट सबसे बेसिक टिप, रात को सोने के पहले अगले दिन का एक हॉबी टास्क और एक वर्क टास्क बना कर रखिए। जैसे जिसको पेंटिंग करना पसंद है, कल मैं एक पेंटिंग करूंगी, दिस इज योर मोटिवेशन स्पिरिट। कल मैं इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट करूंगी, दिस इज योर वर्क स्पिरिट। अगर आपने इन दोनों को टाइम दिया, आज से ही टारगेट बना लें कि कल मुझे ये करना है, और कल चेकलिस्ट की मैंने जो कल टारगेट बनाया था वो आज पूरा हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी हॉबी को भी टाइम दोगे, आप रिलैक्स भी रहोगे और स्ट्रेस नाम का जो भूत है वो आपसे बहुत दूर भाग जाएगा। ठीक है, so this is your lifestyle management. I call it magic of 2020. 2020 क्यों? क्योंकि 2020 ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डैमेज किया। कोविड सिचुएशन वाज ऑल 2020 पूरी तरह से वेस्ट हो गया, बट ये जो 20 का फिगर है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत मैजिकली काम करता है। आपको सिर्फ 20 मिनट का टाइम अलग अलग एक्टिविटीज के लिए सेव करके रखना है। आप इसके लिए क्लॉक भी यूज कर सकते हैं, टाइमर भी यूज कर सकते हैं, एंड फिर आप देखना कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को मैजिकली ग्रूम करेंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से इंस्पायरिंग हो जाएगी। सुबह उठकर 20 मिनट्स का टाइम दीजिए सेल्फ केयर को। स्कूल आने के पहले हमको सभी को करना है, आपको ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, राइट? बट मम्मा चिल्लाती रहती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वैन आ जाएगी, पापा जा रहे हैं छोड़ने, व्हाटएवर, और हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आपके फिर वैन का टाइम 8 o'clock है, मेक श्योर कि आपको 20 मिनट्स का टाइम उसके पहले अपनी सेल्फ क्लीनिंग पे देना है। डू ब्रशिंग प्रॉपर्ली, टॉयलेट्स प्रॉपर्ली, नहाना प्रॉपर्ली, बाकी सारी चीजें इसके बाद आएगी। आप जब ड्रेसअप कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग, दैट इज ग्रूमिंग। क्लीनिंग में आपको 20 मिनट्स देना। अगर आप 20 मिनट्स रोज क्लीनिंग पर इन्वेस्ट करते हो, दिस इज नॉट वेस्टेज, दिस इज इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली आप हेल्दी रहोगे, आपको आपकी बॉडी के बारे में पता है। आप नहाने में टाइम देंगे तो आपको आपकी बॉडी के चेंजेस पता चलेंगे। लाइक जब आप सोप अप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ हार्डनेस है। नॉर्मली एक और चीज बच्चों, आपके ब्रेस्ट में अगर आपको कभी भी क्लीनिंग के दौरान कोई भी लम्प या टाइटनेस महसूस हो, देन मेक श्योर कि आप अच्छे कंसल्टेंट से बात करें। इस एज में कॉमन होता है
कि जब हम बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, मस्ती करने में हिट हो गया, एक फ्रेंड के एल्बो से या हैंड से अगर आपके चेस्ट हिस्से के ऊपर लगता है तो वहां पर लंप बन सकता है, कभी कोई टाइटनेस हो सकती है, सोरनेस ऑफ मसल हो सकती है, उसको वहीं रूल आउट करना जरूरी है। बिकॉज नाउअडेज ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा लोगों को और बहुत यंग एज में आ रहा है, एंड इसके रूट्स समवेयर बैक होते हैं। कभी चोट लगी है आपके चेस्ट में या ब्रेस्ट में, वो वहाँ लंप बन के रह गया, आपने नोटिस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, होता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि नॉर्मली जब आप मम्मियों को बोलते मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है तो मम्मा वैसे ठीक है बेटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट आप उस पर ध्यान दीजिए कि उस दर्द के पीछे रूट क्या था और उस दर्द का टाइप क्या है, क्या उसके साथ कोई और चेंजेस हैं, कोई मसल चेंजेस हैं, कोई बॉडी चेंजेस हैं। अगर ऐसा है तो कंसल्टेंट से मिले और उसको रूल आउट करें, ठीक है। तो अपनी क्लिनिक पर ध्यान दीजिए 20 मिनट्स, देन 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ओम का उच्चारण नहीं होगा कि बैठकर 20 मिनट तक ओम ओम गा रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब है आप गाना गा सकते हैं, आप नेचर वॉक कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, एवरीथिंग इज काउंटेड फॉर मेडिटेशन। मेक श्योर उस समय डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया को अपने आप से दूर रखें। मेडिटेशन का टेक्निकल वर्ड इज डिवाइसेस से, बाकी सारी स्ट्रेस से दूर रहिए, मी टाइम बिताइए, दैट इज योर मेडिटेशन, ठीक है। देन 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज बताया, इस तरीके से साइकिलिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज कैरेक्टर, बट 20 मिनट्स देना जरूरी है। 20 मिनट्स फॉर मील टाइम, जब आप खाना खाने बैठते हैं, जिस टाइम आपने फर्स्ट बाइट लिया, आपके ब्रेन को अलर्ट मिल जाता है, एनर्जी आ रही है, गेट रेडी, पेट्रोल आना शुरू। अब आपने बात करना शुरू कर दिया, लंच आया एंड दीवा ने अपनी बगल वाली से बात करना शुरू कर दिया एंड वो लंच वहाँ ठंडा हो गया। वो लंच नहीं भी करेगी ना तो 20 मिनट्स के बाद उसके ब्रेक जगह पर उसको देख तो रहा नहीं कि क्या खाया, उसको फर्स्ट बाइट आया तो उसको मैसेज आ गया कि अभी तो खाना खाना शुरू हो चुके हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई। बट 20 मिनट्स जब आप खाना खा रहे हो तो 20 मिनट्स का टाइम आप सिर्फ मील टाइम को रखिए, प्रॉपर च्यू करके खाना खाइए ताकि ब्रेन को पूरी फुलनेस मिले, बॉडी को फुलनेस मिले और ब्रेन को पूरी एनर्जी मिले। तो इसीलिए स्कूल वगैरह में भी हमेशा लंच टाइम मोर देन 20 मिनट्स का होता है ताकि बिफोर एंड आफ्टर के 2-3 मिनट्स आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए टाइम मिले और आप आराम से खाना खाओ, बातें करो। आई एम नॉट सेइंग डोंट डिस्कस एनीथिंग, आप कंटिन्यू कीजिए बातों का काम, बट खाना मिस नहीं करना, नहीं तो ब्रेन को फॉल्स इंपल्स जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लेथार्जिक एंड डल फील करेंगे। देन 20 मिनट्स फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप उनके साथ 20 मिनट का क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। मम्मा से बैठ के बातें करो, उनका दिन कैसा था, पापा से बातें करो, भाई बहन से बात करो। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। फिर हमको शिकायतें नहीं रहती कि मम्मा पापा ने तो बात ही नहीं किया, पापा सुबह से ऑफिस गए थे, रात तक वापस आए हैं, मम्मा ने सुबह से मुझसे बात नहीं किया, भाई बहन ने बात नहीं किया। आपस में बात करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्योंकि अब हम लोगों से पूछो, हमारे स्कूल टाइम पे हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमने समय गुजारा था वो आज हमारे लिए पॉजिटिव मेमोरीज है और दिस इज द ओनली टाइम जब आप सबको टाइम दे सकते हो। बाद में फिर से जिंदगी दौड़ती भागती रहेगी, करियर, प्रोजेक्ट्स, गोल्स, एवरीथिंग। तो गिव टाइम टू योर फैमिली और हर बंदी के लिए 20 मिनट का टाइम रखिए, ठीक है। 20 मिनट्स फॉर आफ्टरनून ना, यहाँ से घर जाने के बाद रिलैक्स होने का टाइम है। 20 मिनट का टाइम टाइमर लगाकर अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, सोते हैं तो टेक रेस्ट, अदरवाइज अगेन म्यूजिक इज वेरी गुड। म्यूजिक या हॉबी के लिए वो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 मिनट्स फॉर हॉबी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट इतना सारा टाइम निकालना ये पूरा क्यूमुलेटिव 3 आवर्स का जोन हो जाता है। 3 घंटे स्पेयर करना एज अ बिग डील, अंडरस्टैंड। तो आप इसको क्यूमुलेटिव कर सकते हैं, मेडिटेशन, म्यूजिक को कवर अप कर सकते हैं, एक साथ नाक को कवर अप कर सकते हैं। अगर सोने की आदत है यहाँ से जाने के बाद तो 20 मिनट का स्टैंडर्ड नैप जरूर लीजिए। This will help you to recharge your body again. Then 20 minutes for no device. थोड़ी थोड़ी देर में हम फोन उठा के चेक करते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज क्या है, इंस्टा पर क्या आया, किसने क्या पोस्ट किया। 20 मिनट का टाइम नो डिवाइसेस के लिए रख दो कि अभी 4 से लेकर 4:20 तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, उसमें कितना ही फोन आ जाए, कितना ही उसमें वाइब्रेशन आ जाए, कितना भी नोटिफिकेशन साउंड आ जाए, आई विल नॉट टच माई डिवाइस फॉर दिस 20 मिनट्स। ऐसे टाइम को आप बढ़ाइए। एवरेज में अगर आप थ्राइस अ डे 20 मिनट्स नो डिवाइस रखते हैं, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा। देन लास्ट 20 मिनट्स बिफोर स्लीप फॉर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब पता है? To thank someone. यस, टू थैंक समवन। टू थैंक्स whom? सोने के पहले किसको थैंक्स करना है? To nature. टू एवरीवन यू मेट टुडे।
to the alarm clock जिसने सुबह आपको उठाया, to mama who made your lunch, to the bed जिसने आपको अच्छी नींद दी, to the God जिसने आपको ये सुबह दिखाया, to sun, to birds, to teachers, to lunch hours, to school staff, to everyone. सबको याद करते जाओ, थैंक यू, आंख बंद करके सुबह से सारे बंदों को याद करके उनकी स्माइल याद करते जाओ. थैंक यू प्रिंसिपल मैम, आज आप स्कूल में थे, थैंक यू रुपल मैम, आपने हमको क्लास दिया, थैंक यू निशा मैम, यू वाज देयर फॉर अस. सबको थैंक्स करते जाओ. थैंक्स टू टेबल एंड चेयर इवन, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया. फॉर एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ऐसे साउंड्स लाइक वेरी बोरिंग, बट पता है बहुत मजा आता है. आपको एक स्टोरी सुनाओ. एक बार क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है, हाँ, तो उसमें एक जो नाम का बंदा होता है, और वो जब भी फैक्ट्री में एंटर होता था ना, तो वो जो वहाँ का पियोन था, चौकीदार, उसको थॉमस को कहता था हाय थॉमस. रोज जाते समय हाय थॉमस, और वापस जाते समय बाय थॉमस. ही वाज द ओनली पर्सन, जो वाज द ओनली पर्सन जो आते और जाते थॉमस को हाय एंड बाय करता था. वन डे हाय थॉमस तो हुआ, पर बाय थॉमस नहीं हुआ. एंड थॉमस ने जब ही लॉक करना शुरू किया फैक्ट्री को, देन ही रिमेम्बर्ड कि आज मेरे को जो ने बाय नहीं किया. तो उसको कुछ ऐसे इंट्यूशन आया, समथिंग फिशी. वो फैक्ट्री में गया अंदर, तो वहाँ क्या हुआ कि जब भी जो वो था, व्हाट यू कॉल, फ्रीजर डिपार्टमेंट, उसको लॉक कर रहा था, तो समहाउ उसकी चाबी वहाँ अटक गई एंड जो फ्रीजर डिपार्टमेंट में अंदर सेल्फ लॉक हो गया. नोबडी न्यू अबाउट इट. बट थॉमस ने जाके देखा कि जो ने मेरे को बाय नहीं किया था, तो वो सब ढूंढते ढूंढते गया एंड उसको लगा कि ये दरवाजा आधा अटका हुआ है. जो का डिपार्टमेंट फ्रीजर डिपार्टमेंट था, उसने समहाउ उसको खोला, तो जो वॉज फेंटेड है. फ्रीजर डिपार्टमेंट में आधे पौन घंटे में तो फेंट होना ही था. फिर थॉमस ने उसको बाहर निकाला एंड हॉस्पिटल पहुंचाया. 3 दिन के बाद जो को होश आया. जो ने पूछा हाउ यू रिकॉल कि मैं अंदर हूँ, तुम चेक करने कैसे आए. देन थॉमस टोल्ड कि तुमने मेरे को बाय नहीं किया था, रोज तुम मुझे बाय करते हो, तो मुझे याद आ गया कि आज तो मेरे को जो मैंने बाय नहीं किया है. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, थैंक्स करते हो सकता है आपको दिन का कोई ऐसा मोमेंट याद आ जाए जिस समय में आपने अटेंशन नहीं दिया था, पर वो एक इंपॉर्टेंट बात था. सपोज आज आपकी क्लास में टीचर ने आपको कोई इंपॉर्टेंट बात समझाई एंड यू फॉरगॉट, बट आपने एट द एंड ऑफ द डे द थैंक्स बोला, थैंक यू निशा मैम फॉर द डे. फिर आपको याद है निशा मैम ने बोला था मेरे को ये होमवर्क करके लाना है, ओ होमवर्क करना है. फिर आपने अपना वर्क शुरू किया, है ना. थैंक यू बोरिंग साउंड करता है, बट आपको याद है कि मैं जब वैन में आ रही थी, तो मेरे को वैन में पापा के वो फ्रेंड मिले थे, उन्होंने बोला था बेटा पापा को ये बता दो. आपने थैंक यू वैन बोलने के लिए बोला और आपको वो अंकल का फेस याद आ गया और पापा को देने वाला मैसेज आया. दिस इज अ रिकॉलिंग थेरेपी ऑफ योर डे. जब आप ग्रैटिट्यूड में आते हो, आप थैंक्स करते हो, तो वो ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है. एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, इकिगाई फैक्टर होता है. जापानीज की लॉन्ग लाइफ के लिए उन्होंने एक इकिगाई फैक्टर बनाया हुआ है. इकिगाई फैक्टर के अकॉर्डिंग आप जिन चीज़ों को थैंक्स करते हो, वो चीज़ें आपको ब्लेसिंग देना शुरू हो जाती है. ये पॉजिटिव एनर्जी है. इट्स लाइक मोबाइल रेडिएशन. जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि रिद्धिमा ने दिव्यांशी को बहुत याद किया, और हो सकता है 15 मिनट के बाद दिव्यांशी का मैसेज आ गया रिद्धिमा के पास, हाय व्हाट आर यू डूइंग, है ना. तो रिद्धिमा तुमसे अभी तेरे बारे में सोच रही थी. हाउ दिस इज इकिगाई फैक्टर, कि आपने जिसको इम्पल्सेस देना शुरू किए, वहां से आपको बैक वाइब्रेशंस मिला. ठीक है. तो जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, जब आपको याद आएगा कि निशा मैम ने कोई होमवर्क दिया था, तो अगले दिन निशा मैम सबसे पहले आके बोलेगी वाओ अद्विका यू डिड माय वर्क वेरी नाइस, क्योंकि अद्विका को तो सोते समय याद आया था कि मैंने तो होमवर्क कर लिया है सारा. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड. तो आई कॉल इट मैजिक ऑफ 2020. 20 minutes saved for each and every important part of your life to make your day, and this magic of 2020 will manage your life. Okay बच्चों, that's it. So that's all about today. And आपके लंच आवर्स हो चुके हैं. 10 minutes ahead of lunch hour. Sorry, भूख लगी होगी ना. Any questions? अच्छा, आप लोगों को कोई भी फिजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. ओके, थैंक यू सो मच. So that was a wonderful session filled with so much of knowledge. So girls, did you enjoy? Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही. Yes, ma'am. Okay. So I thoroughly enjoyed your session, ma'am. Your delivery was engaging and I totally lost the track of time. So thank you so much, ma'am, for coming here.
And now I would like to call Nisha ma'am for her kind words. First of all, very good morning to all of you. Good morning, ma'am. So, on behalf of entire NWS family, I would like to express my gratitude towards you, ma'am, for coming here and sparing your invaluable time for guiding these young girls, those who are going to be the future ladies of our country, and somewhere guiding us as well, because it is important for all of us to know all these things. Because when it comes to posture and hormones thing, everywhere all of us face some or the other difficulties. So it is very it's an honor for us to have you here. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Now I would request Principal ma'am to present a token of love to Ruchi ma'am. So now please.